विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों की बोर्ड एग्जामिनेशन की जो परीक्षा है वह 24 फरवरी से शुरू हो रही है और आपका पहला ही पेपर हिंदी का है। तो आशा है कि इस समय आप लोग अपनी तैयारी में मनोयोग के साथ जुटे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए गद्य खंड से व्याख्या लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आप लोगों के पहले पाठ मित्रता नामक पाठ से आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट व्याख्या लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। यह व्याख्या 6 नंबर की आती है, जिसमें 3 प्रश्न आते हैं। प्रश्नों के पहले तो मैं आपको पैटर्न समझा दूं और उसके बाद आपको इस व्याख्या में कैसे लिखना है, इसका अर्थ कैसे लिखना है, इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है, ये मैं आपको बताऊंगा। यह व्याख्या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित तौर से इस बार पूछे जाने वाली है, इसलिए मैं इसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप जानिए कि यह जो प्रश्न आपका व्याख्या से रहेगा, गद्य खंड से जो व्याख्या आपकी आएगी वह 21वें नंबर के प्रश्न पर आएगी, क्योंकि 20 नंबर जो आपका प्रश्न होगा वह बहुविकल्पी होगा और 21वें नंबर का जो प्रश्न होगा तो वहां से आपके गद्य खंड की व्याख्या शुरू हो जाएगी। और इसमें 2 व्याख्या दी रहेगी। पहला रहेगा 21वें में क और अथवा करके फिर ख रहेगा, और उसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ प्रश्नों के कुछ पैटर्न लिख रखे हैं। पहला ही प्रश्न आपका रहेगा कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये जो आपका गद्यांश दिया गया है यह किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक क्या हैं और इसमें लेखक कहना क्या चाहता है, यह आपको लिखना है। दूसरा जो प्रश्न रहेगा वह रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां रेखांकित अंश रहेगा इस तरह से, जिस भी लाइन के नीचे अंडरलाइन की रहेगी, लाइन खींची रहेगी, उसी लाइन के नीचे के वाक्यों की आपको व्याख्या करनी है, न कि पूरे की। आपको पूरे की व्याख्या नहीं करनी है। लाइन खींची रहेगी इस तरह से लाइन खींची रहेगी, जिसके नीचे उन्हीं के आप क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो आपको पहली बार तो क्या करना है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये जो आपका गद्यांश दिया गया है इसका संदर्भ लिखना है कि यह किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। दूसरी बात, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस पैराग्राफ में आपको इस तरह से रेखाएं खींची हुई दिखाई देंगी, उनके नीचे इस तरह से रेखाएं खींची हुई दिखाई देंगी, इस तरह से रेखाएं खींची हुई दिखाई देंगी। तो आप उन्हीं रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे। तीसरी बात, एक प्रश्न और रहेगा। जैसे मैंने यहां लिखा है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है। ठीक है, तो ये जो आपके 3 ही प्रश्न रहेंगे, मैं चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न लिखा हूं, वो मैं इसलिए लिखा हूं, नीचे के जो 4 प्रश्न हैं वो इन चारों में से कोई भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने यहां लिख रखा है। लेकिन वहां पर केवल आपको 3 ही प्रश्न दिखाई देंगे। पहला ही प्रश्न रहेगा कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न चाहे ये हो जाए कि कुसंग की तुलना किससे की गई है, या सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है, या भयानक ज्वर की तुलना लेखक ने किससे की है, लेखक ने किससे की है, या युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन 4 नीचे के इन 4 प्रश्नों में से केवल एक ही प्रश्न रहेगा। तो ये प्रश्न, एक तो आपका ये प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, ये 2 नंबर का और ये 2 नंबर का। तो इस तरह से आपको व्याख्या खंड से 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो आशा है कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि आपको कैसे गद्य खंड की व्याख्या करनी है।
बार पुनः समझ लीजिए, प्रश्न नंबर 21 यानी 21 नंबर पर आपको खंड क लिखा रहेगा और लिखा रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के, इन 3 प्रश्नों के आपको क्या करने हैं, उत्तर देने। कौन कौन से प्रश्नों के? एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। और इस तरह से तो प्रश्न क्या है आपके? पहला प्रश्न है कि गद्यांश, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे? पहले तो इस गद्यांश को आपको पहचानना होगा कि वास्तव में यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। किस पाठ से यह गद्यांश हमारे प्रश्न पत्र में आया हुआ है। ये इसी का उदाहरण मैं समझा रहा हूं कि ये मान लीजिए ये प्रश्न आया हुआ है, आया हुआ नहीं, यही आएगा ही, इस बात को ध्यान रखिए। इसीलिए मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के चल रहा हूं और यही प्रश्न आएगा। तो ये प्रश्न आया हुआ है आपके परीक्षा में, तो आप लिखेंगे कैसे कि आप समझ गए कि करा कि कुसंग का ज्वर कुसंग मित्रता पाठ से है। तो यहां पर मैंने लिखा है कि यह जो आपका पाठ है यह मित्रता नामक पाठ से है और लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो हमें इस पहले गद्यांश का संदर्भ लिखना है। इस गद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह हुआ आपका पहले प्रश्न का उत्तर। एक बार फिर से देख लीजिए। पहला प्रश्न है आपका कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको मैं संदर्भ, ये 2 नंबर के प्रश्नों को मैं हल करा रहा हूं। कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इतना लिखते ही आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ये 2 नंबर के प्रश्न आपके हल हो गए। अब आती है बात रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर क्या हुआ है कि यहां पूरे ही लाइन को रेखांकित किया गया है। आप लोगों के पास किताब होगी तो उस किताब में देखिएगा, यह जो आपके ब्लैक बोर्ड पर जो पैराग्राफ दिख रहा है, इस पैराग्राफ की पूरी लाइनों को हाईलाइट की गई है। यहां से ये पूरी लाइन इस तरह से हाईलाइट है, यानी ये रेखांकित है। इस तरह से ये पूरी लाइन आपकी रेखांकित है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें इस पूरे पैराग्राफ का ही क्या करना है, अर्थ लिखना है। ठीक है, तो ये बात आप लोग अब समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से दूसरे नंबर के प्रश्न को हल करना है। अभी मैं आप लोगों को इसको हल करके दिखा रहा हूं और ठीक इसी तरह से आपको भी वहां लिखना है। ये रहा आपका पैराग्राफ रेखांकित हो गया। ये रेखांकित हो गया। अब आपके प्रश्न को क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित का मतलब होता है रेखा प्लस अंकित। अंकित यानी जहां जहां रेखाएं अंकित की गई हैं उनको आपको अर्थ बताना है, उन्हीं पैराग्राफ के अर्थ बताना है, उन्हीं वाक्यों के अर्थ बताना है। तो यहां पर आपकी जो पूरी ही
जो आपकी व्याख्या दी गई है, पूरा पैराग्राफ ही क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, तो हमें इस पूरे पैराग्राफ का क्या करना है, अर्थ बताना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले हम आपको ओरल मौखिक बताएंगे, फिर हम आपको लिखित में भी बताएंगे, इसलिए कि कुछ बच्चे सुन करके भी समझ नहीं पाते हैं, तो कुछ उनके पास लिखी हुई भी सामग्री होनी चाहिए, जिससे कि आप बार बार उसको लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे कि कैसे हम लिखेंगे। क्योंकि समय कम है, तो ओरल ज्यादा समझिए, लिखित भी समझिए, और उसी तरह से आपको लिखना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लिखना कैसे है, अब आप फिर से एक बार समझ लीजिए। पहला जो प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या लिखेंगे गद्यांश के संदर्भ में, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब दूसरा जो आपका प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी रेखांकित अंश, तो ये पूरा पैराग्राफ रेखांकित है। अब मैं शुरू कर रहा हूं। कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग, यहां बात आई कुसंग की। कुसंग माने होता है कुसंग, कुसंग, कु माने होता है बुरा, और संग माने होता है संगति, संगति। तो यानी कुसंगति, कुसंगति का मतलब कि अच्छे लोगों की संगति न होना। तो यानी यहां क्या कर रहा है कि बुरे संगति का जो असर होता है, कुसंग का ज्वर, ज्वर जिस तरह से किसी मनुष्य को, किसी व्यक्ति को अगर ज्वर आ जाए, यानी बुखार आ जाए, रोग से वह पीड़ित हो जाए, तो उसके शरीर का जो जोर होता है, बल होता है, वह धीरे धीरे क्या होता है, क्षीण होने लगता है, कमजोर होने लगता है। उसी तरह से कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी बुरी संगति का असर मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। यानी इसमें जो गद्यांश दिया है, इस प्रस्तुत गद्यांश में जीवन में संगति का, जीवन में संगति का गुप्त प्रभाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी जीवन में संगति के गुप्त प्रभाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसकी व्याख्या किस तरह से की है, कि कहते हैं कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग, कुसंग माने कुसंग, कु माने बुरी, संग माने संगति। बुरी संगति का जो असर होता है वह सबसे भयानक होता है, यानी घातक होता है। भयानक माने क्या होता है, घातक होता है। तो बुरी संगति का जो असर होता है बेटा, वो कैसा होता है, भयानक होता है। कहा गया है कि जैसी संगति बैठिए तैसे ही फल दीन, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए वैसे ही फल दीन। हम कदली, भुजंग, सीप, स्वाति नक्षत्र की एक ही बूंद होती है, लेकिन वह अलग अलग जगहों पर पड़ती है, तो अलग अलग उसका परिणाम निकलता है। इसी तरह से कुसंगति का असर भी बहुत खतरनाक होता है, बहुत घातक होता है, कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग, देखिए शब्दों के अर्थ जानते जाइए, तभी आप प्रश्नों के उत्तर हल कर पाएंगे। कि कुसंग यानी बुरी संगति का जो ज्वर होता है, असर होता है, वह क्या होता है, भयानक होता है, बहुत ही घातक होता है। कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति एक भयानक ज्वर के समान होती है। बुरे और दुष्ट लोगों की संगति एक भयानक ज्वर के समान होती है। यह केवल कहता है कि जिस तरह से बुखार आने पर मनुष्य के शरीर का नाश हो जाता है, उसी तरह से हम किसी व्यक्ति, किसी बुरे व्यक्ति के संगति में अगर आ जाते हैं, तो हमारे नैतिक मूल्यों का, नैतिक गुणों का पतन होने लगता है। उसके बाद कहता है कि यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता। सद्वृत्ति का मतलब होता है
कि अच्छी आदतों का, ठीक है, यह नीति और अच्छी आदतों का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बल्कि क्या करता है कि बुद्धि का भी पतन कर देता है, छीण कर देता है, बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। तो इसलिए हमें बुरे संगति के लोगों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। आगे कहता है कि यदि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। जिस तरह से किसी मनुष्य के पैर में अगर हम पत्थर बांध दें तो वह चलने में असमर्थ हो जाता है, वह सही से चल नहीं पाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। उसी तरह से यहां पर कहा गया है कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, यदि कोई युवा पुरुष गलत लोगों की संगति में है, ठीक है, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो वह क्या होगी कि जिस तरह से पैरों में पत्थर बांध दिया जाए तो मनुष्य आगे नहीं बढ़ता, उसी तरह से मनुष्य के जो सद्गुण होते हैं, सदाचार होते हैं, जो अच्छे व्यवहार होते हैं, उनका नाश होने लगता है, उनका पतन होने लगता है। वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अवनति, एक होता है उन्नति। उन्नति का मतलब होता है प्रगति करना और अवनति का मतलब होता है पतन, यानी नीचे गिरना। तो उसके जो मानवीय मूल्य होते हैं, जो सद्वृद्धियां होती हैं, जो अच्छे आचरण होते हैं, जो अच्छी उनके अंदर गुण होते हैं, उनका धीरे धीरे क्या होता है, नाश होने लगता है बुरी संगति में। इसीलिए बुरी संगति के छूत से भी बचना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि अगर काजल की कोठरी में कोई अंदर चला जाए तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी कालिक लग जाती है। इसीलिए बुरी संगति के छूत से ही हमेशा बचना चाहिए। फिर क्या कहता है कि जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु की समान होगी। और यदि आपकी संगति अच्छे लोगों से है तो आप दिन दिन प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु, बाहु माने भुजा। जिस तरह से हम लड़खड़ाते हैं तो किसी दूसरे की कंधे पर हाथ रखते हैं तो हम संभल जाते हैं, वैसे ही मित्र का क्या परिणाम होता है कि मित्र आपको हमेशा बुरी संगति से बचाता है, बुरे कार्यों से बचाता है। अगर अच्छा मित्र है तो जिस तरह से एक उपन्यास है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है, यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है। उसमें एक मित्र है, वह मित्र बुरी संगति में पड़ जाता है, उसका दूसरा मित्र उसे समझाते समझाते अच्छी रास्ते पर ला देता है, उसके अंदर सुधार कर देता है। तो इसी तरह से जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी। अगर अच्छी होगी तो आपको सहारा देने वाली भुजा के समान होगी, जो उसे निरंतर अवनति की ओर उठाती जाएगी, जो उसे लगातार प्रगति के रास्ते पर ले जाएगी। तो यहां पर युवावस्था के लोगों की बात कही गई है। जो बच्चे 14 से 17 साल के बीच में होते हैं, वो किशोरावस्था में होते हैं, उन्हें अच्छे और बुरे में बहुत कम फर्क नजर आता है। उन्हें बस दो चार बातें, कोई आपसे हंसमुख चेहरा हो, कुछ खिला पिला दिया, कुछ दो चार आपके सामने हंसी मजाक की बातें कर दिया, तो आप उसे ही अपना मित्र मान लेते हैं, आप उसे अपना सब समझ लेते हैं कि बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे आप एक घड़ा भी लेने जाते हैं तो उसके गुण को, दोष को बड़ा अच्छी तरीके से परख करके तब लेते हैं। तो इसी तरह से आपको क्या करना चाहिए कि मित्र बनाते समय उसके अच्छे और बुरे आचरण को, व्यवहार को जानना चाहिए, तभी किसी से मित्रता करनी चाहिए, अन्यथा मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो ये हुई आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या। अब बात आती है
कह रहा है लेखक की कुसंग की तुलना किससे की गई है। तो जो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं बेटा वो इन्हीं पैराग्राफ में ही रहते हैं, बस आपको तरीके से पढ़ना होगा। यहाँ पहला प्रश्न है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है। पढ़िए कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो ये कुसंग की तुलना किससे की गई है? भयानक ज्वर से की गई है। किससे की गई है? आप यही लिखेंगे कि कुसंग की तुलना भयानक ज्वर से की गई है, बुरी संगति से की गई है। ठीक है। अगला है कि सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। यहां देखिए अब क्या कर रहा है कि अच्छी होगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। यहां तो सुदृढ़ बाहु माने आपको सहारा देने वाली भुजा, यानी आगे बढ़ाने वाली भुजा के समान होगी, आगे प्रगति के मार्ग पर ले जाने वाले बातें कही गई हैं। उसके बाद कहता है कि भयानक ज्वर की तुलना लेखक ने किससे की है। तो भयानक ज्वर की तुलना लेखक ने कुसंग से की है, बुरी संगति से की है, बुरी आदतों से की है। युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। युवा पुरुष की अगर संगति अच्छी है तो आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, अगर उसकी बुरी संगति है तो वह कुमार्ग पर चला जाता है, बुरे आदतों से वह भर जाता है, उसके अंदर अनेक बुराइयां हो जाती हैं। तो युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का असर होता है कि अगर वह अच्छी संगति में होता है तो प्रगति के मार्ग पर चला जाता है, और बुरी संगति में होता है तो धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को इस पूरे पैराग्राफ को मैंने संक्षेप में समझाया। अब मैं आप लोगों को इसी पैराग्राफ की व्याख्या लिख करके बताऊंगा कि आपको कैसे इसका आंसर देना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को इस पूरे पैराग्राफ की व्याख्या बता रहा हूं। थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए थोड़े थोड़े व्याख्या को लिखते जाऊंगा और उसका अर्थ बताते जाऊंगा। आपका 21 का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न मैंने आपको बता ही दिया था कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये आपका पैराग्राफ है, उसकी लाइनें हैं। अब इतने लाइनों की अर्थ आपको कैसे लिखना है। पहले तो आप लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि प्रस्तुत संदर्भ देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये हो गया आपका संदर्भ 2 नंबर का। अब ये पैराग्राफ दिया हुआ है थोड़ा सा, उसी इतने ही पैराग्राफ की यहां पर मैं आपको अर्थ बता रहा हूं। फिर मैं पैराग्राफ लिखूंगा, फिर उसके नीचे उसका अर्थ लिखूंगा। अब इसकी व्याख्या कराए कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सत्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इतने पैराग्राफ की व्याख्या कैसे लिखेंगे। व्याख्या देखिए कि जीवन में संगति के गुप्त प्रभाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जीवन में संगति के गुप्त प्रभाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। अब पैराग्राफ ये दिया हुआ है, इसका अर्थ शुरू हो गया कि बुरे और दुष्ट करा कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी बुरे और दुष्ट लोगों की संगति एक घातक ज्वर के समान हानिकारक होती है। यहां कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो यहां क्या है
कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति, कुसंग माने होता है संगति, ठीक है, तो कुसंग माने बुरे लोगों की संगति, तो बुरे और दुष्ट लोगों की संगति एक घातक ज्वर के समान हानिकारक होती है। कहता है कि जिस प्रकार एक घातक ज्वर, व्याख्या है कि जिस प्रकार एक घातक ज्वर शरीर के संपूर्ण बल को छीण कर देता है, कमजोर कर देता है, उसी प्रकार से कुसंगति, बुरी संगति आपके बुद्धि, विवेक, सदाचार, नैतिकता आदि सभी सद्गुणों का नाश कर देती है। और खास करके विशेष रूप से युवावस्था में जो लोग बुरी संगति में पड़ जाते हैं वे कभी उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। तो यहां पर देखिए कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति एक घातक ज्वर के समान हानिकारक होती है। जिस प्रकार एक घातक ज्वर व्यक्ति के शरीर की संपूर्ण शक्ति को छीन यानी कमजोर कर देता है, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक, सदाचार, नैतिकता आदि सभी सद्गुणों, अच्छे गुणों को खो बैठता है। खास करके विशेष रूप से युवावस्था में जो लोग बुरी संगति में पड़ जाते हैं वे कभी उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। तो ये रहा इतने पैराग्राफ की ये व्याख्या। अब अगले पैराग्राफ की मैं आप लोगों को व्याख्या बताने जा रहा हूं। उससे आगे की पैराग्राफ की व्याख्या देखिए। पहले तो पैराग्राफ देखिए, उसके आगे का पैराग्राफ है कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। कह रहा है कि किसी युवा पुरुष की संगति, संगति का मतलब साथ, यदि बुरी होगी, यदि बुरा होगा तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, उसके पैरों में बंधी पत्थर के समान होगी, जो उसे प्रगति के मार्ग में बाधा बनेगी, उसके गति को रोक देगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। उसका धीरे धीरे चारित्रिक पतन होने लगता है, वह व्यक्ति धीरे 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 समाज में तिरस्कृत होने लगता है। अब इसका अर्थ देखिए, अर्थ देखिए इस पैराग्राफ का। कह रहा है किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, यानी बुरी संगति तो पत्थर की चक्की के समान होती है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैरों में बंधा भारी पत्थर उस व्यक्ति को गतिहीन बना देता है, उसको आगे बढ़ने नहीं देता, ठीक उसी प्रकार बुरी संगति भी हमारे प्रगति के सभी मार्ग को अवरुद्ध माने रोक देती है, अवरुद्ध कर देती है, जिससे व्यक्ति का पतन होने लगता है, जिससे व्यक्ति का पतन होने लगता है और एक दिन वह पतन के गड्ढे में जा गिरता है। यानी एक दिन उसका धीरे धीरे पतन हो जाता है और वह एक दिन पतन के गड्ढे में जा गिरता है। यानी वह धीरे धीरे क्या होता है कि बुराइयों का आदी हो जाता है। एक बार फिर से देखिए, पहले पैराग्राफ देखिए कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यानी किसी युवा पुरुष की संगति करा है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैरों में बंधा भारी पत्थर उस व्यक्ति को गतिहीन बना देता है, उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, ठीक उसी प्रकार बुरी संगति यानी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो करा कि ठीक उसी प्रकार बुरी संगति भी हमारे प्रगति के सभी मार्ग को रोक देती है, अवरुद्ध कर देती है, जिससे व्यक्ति का पतन होने लगता है। करा उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होती, जो उसे दिन दिन क्या होती है, अवनति के गड्ढे में गिराती है। तो कहता है जिससे व्यक्ति का पतन होने लगता है और एक दिन वह पतन के गड्ढे में जा गिरता है।
एक बार फिर से देख लीजिए कि बुरी संगति तो पत्थर की चक्की के समान होती है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैरों में बंधा भारी पत्थर उस व्यक्ति को गतिहीन बना देता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक उसी प्रकार बुरी संगति भी हमारे प्रगति के सभी मार्ग को अवरुद्ध कर देती है, रोक देती है, जिससे व्यक्ति का पतन होने लगता है और एक दिन वह पतन के गड्ढे में जा गिरता है। उसके आगे के पैराग्राफ को देखिए और उसका अर्थ देखिए। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यह पंक्ति उसके आगे के पैराग्राफ के नीचे की है और ये आखिरी है, इतनी ही थी कि और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब इसका अर्थ देखिए, करा कि इसके विपरीत, करा कि और यदि, वहां था कि बुरी संगति में उसका बुरा असर पड़ता है और यहां अच्छी संगति की बात किया जा रहा है। करा कि उसके विपरीत यदि युवा पुरुष की संगति अच्छी होगी, यदि अच्छी होगी, यदि युवा पुरुष की संगति अच्छी होगी तो वह उसको सहारा देने वाली भुजा के समान होगी। तो सहारा देने वाली बाहु, बाहु माने भुजा, भुजा के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, जो गिरे हुए को उठाती है तथा गिरते हुए को सहारा देती है। अर्थात अच्छी संगति मिल जाने पर बुरी संगति में पड़ा हुआ व्यक्ति भी उन्नति की ओर बढ़ जाता है। कहा गया है कि संगति से गुण होता है, संगति से गुण जात। ठीक है, संगति का असर, गुप्त असर पड़ता है मनुष्य के व्यक्तित्व पर, उसके व्यवहार पर काफी गुप्त असर पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। एक बार फिर से देखिए कि कराए कि और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अर्थ देखिए कि इसके विपरीत यदि युवा पुरुष की संगति अच्छी होगी, यदि अच्छी होगी, यदि युवा पुरुष की संगति अच्छी होगी तो वह उसको सहारा देने वाली बाह, भुजा के समान होगी। यहां कहा रहा कि तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, तो वह उसको सहारा देने वाली बाह यानी भुजा के समान होगी, जो गिरे हुए को उठाती है तथा गिरते हुए को सहारा देती है। अर्थात अच्छी संगति मिल जाने पर बुरी संगति में पड़ा हुआ व्यक्ति भी उन्नति की ओर बढ़ सकता है। एक बार फिर से देख लीजिए, केवल अर्थ देख लीजिए। इसके विपरीत यदि युवा पुरुष की संगति अच्छी होगी तो वह उसको सहारा देने वाली भुजा के समान होगी, जो गिरे हुए को उठाती है तथा गिरते हुए को सहारा देती है। अर्थात अच्छी संगति मिल जाने पर बुरी संगति में पड़ा हुआ व्यक्ति भी उन्नति की ओर बढ़ सकता है। तो ये रहा आपके पूरे पैराग्राफ का अर्थ। अब इसके जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उसके अर्थ अब आप देखेंगे। दो प्रश्न तो आपके समाप्त हो चुके हैं, पहला का संदर्भ का और रेखांकित अंश की व्याख्या की। ठीक है, व्याख्या की। अब आखिरी तीसरा और आखिरी प्रश्न बचा है, जिसमें 2-3 प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये 2 आपका हो गया, यानी ये 4 नंबर के प्रश्न आपके तैयार हो गए। आखिरी के 2 नंबर के प्रश्न अब मैं आपको हल करा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भयानक ज्वर की तुलना लेखक ने किससे की है? भयानक ज्वर की तुलना लेखक ने किससे की है? तो इसका उत्तर होगा
कि भयानक ज्वर की तुलना लेखक ने बुरे और दुष्ट लोगों की संगति से की है। भयानक ज्वर की तुलना लेखक ने किससे की है? तो बुरे और दुष्ट लोगों की संगति से की है। अगला प्रश्न है, सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? सुदृढ़ माने मजबूत, बाहु माने भुजा, तो यानी सुदृढ़ बाहु का अर्थ है मजबूत सहारा। सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? तो सुदृढ़ बाहु का अर्थ है मजबूत सहारा। अगला प्रश्न है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है? कुसंग की तुलना किससे की गई है? तो कुसंग की तुलना जो है वह भयानक ज्वर से की गई है। कुसंग की तुलना किससे की गई है? कुसंग की तुलना भयानक ज्वर से की गई है। अगला प्रश्न है, युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा कि बुरी संगति पैरों में बंधी चक्की के समान होती है, किंतु अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहु के समान होती है। युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बुरी संगति जो है वह पैरों में बंधी चक्की के समान होती है और अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहु के समान होती है। तो इस तरह से आपका ये पैराग्राफ जो था उसका संपूर्ण हल आपके सामने प्रस्तुत हुआ, जिसकी संदर्भ सहित व्याख्या और उन प्रश्नों पर आधारित आंसर आपको बता दिए गए। आप लोग इस प्रश्न को, इसकी व्याख्या को, इसके संदर्भ को बहुत अच्छी तरीके से रट के जाइएगा। यह प्रश्न निश्चित आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। उसी मित्रता नामक पाठ से दूसरा पैराग्राफ भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस दूसरे महत्वपूर्ण पैराग्राफ को भी देखते हैं और उसकी व्याख्या तथा उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। दूसरे जो पैराग्राफ की व्याख्या है वो आप इस तरह से देखेंगे। दूसरा पैराग्राफ है जो वो इस प्रकार से है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ये आपका मित्रता नामक पाठ का दूसरा पैराग्राफ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, तो इसलिए मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि दोनों में से कोई एक निश्चित आएगा, इस बात को आप ध्यान रखिए, चाहे आप परीक्षा में देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप ध्यान देंगे इसकी कि जहां मैं अंडरलाइन किया हूं उतने ही अंडरलाइन हुए पैराग्राफ की आपको व्याख्या करनी है। तो यहां पर विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। तो इतने की ही व्याख्या करनी है ऊपर की। फिर नीचे देखिए कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती
है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो आपको ऊपर की 3 लाइनों की और नीचे की 3 लाइनों की, जो ये 3 लाइन नीचे है 3 लाइन ऊपर है, यही आपका अंडरलाइन किया हुआ है, यानी इसी के नीचे लाइन लगी हुई है। तो इन्हीं अंडरलाइन पैराग्राफ की ही आपको व्याख्या करनी है। लेखक कहता क्या है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। अगर जिसका मित्र विश्वास पात्र हो, विश्वासी हो, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, उससे हमारी बहुत रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया, और जिसे विश्वास पात्र मिल जाए तो समझना चाहिए कि उसे एक बहुत बड़ा अमूल्य रत्न प्राप्त हो गया, एक बहुत बड़ा खजाना प्राप्त हो गया। कहता है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि दवा के समान काम करता है। जिस तरह से दवा लेने पर हमारे अंदर की बुराइयां, हमारे अंदर के रोग दूर हो जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में अगर अच्छा मित्र है तो वह हमें पथ प्रदर्शन करता रहता है, हमें अच्छे मार्ग पर चलने का दिशा निर्देश देता रहता है। तो ऐसी मित्र मिलने से हमें लगता है कि कुबेर का खजाना मिल गया हो। कहता है कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। हमें अपने मित्रों से ऐसा आशा रखनी चाहिए कि वो हमें हर तरह से बचा के रखेंगे। कहता है दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमें दोषों से और त्रुटियों से दूर रखेंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, जब हम बुरे रास्ते पर जाएंगे, तब वो हमें सचेत करेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे, यानी उधर जाने से मना करेंगे। और कहता है कि तब हमें उत्साहित करेंगे। और जब हम हतोत्साहित होंगे, जब हमारा मनोबल क्षीण होता है, जब हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है, तो हमें वो क्या करेंगे, हमें उत्साहित करेंगे। जैसे कुछ बच्चे इस समय होंगे, एग्जाम की तैयारी नहीं हुई होगी, तो वो हतोत्साहित होंगे कि हे भगवान हमारा क्या रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है, आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा कहने वाला आपका जो मित्र हो वह आपको उत्साहित कर रहा है। और ऐसा मित्र हो, अरे क्या पढ़ रहे हो यार, तुम्हें तो कुछ आता नहीं, तो यह हतोत्साहित कर रहा है, आपको पीछे ढकेल रहा है। तो ऐसे मित्रों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। कहता है कि सारांश यह कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे, हमें एक अच्छा जीवन जीने में वो हमारी हर तरीके से मदद करेंगे। आगे, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। जिस प्रकार से कोई वैद्य होता है, कोई डॉक्टर होता है, आपकी नब्ज को इस तरह से पकड़ करके आपको रोगों का पता लगा लेता है और अच्छी दवा दे करके आपके रोगों को दूर कर देता है, वैसे ही जो आपका विश्वास पात्र मित्र होता है वह आपके दुर्गुणों को, आपकी बुराइयों को वह जानता है और उन बुराइयों को दूर कर देता है आपसे, और आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। कहता है कि अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। जिस प्रकार से माता अपने पुत्रों को गलती करने पर बड़े ही प्रेम से समझाती है और समझाने के बाद उसे अच्छे मार्ग की तरफ प्रेरित कर देती है, उसी तरह से मित्र भी ऐसा ही होता है कि मित्र अपने दूसरे मित्र को बुराइयों से बचाते हुए अच्छाइयों की तरफ अग्रसर कर देता है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो इसी तरह की मित्रता हर व्यक्ति को करने चाहिए। ये रहा आपका संक्षेप में इस पैराग्राफ का अर्थ। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा कि ये जिस लाइन को मैं अंडरलाइन किया हूं उन्हीं के अर्थ आपको लिखना है। तो अब मैं इन्हीं लाइनों को, इतनी ये है और इतनी ये है, इनके अर्थ यहां पर लिख करके आपको समझाता हूं। आप इसी तरह से परीक्षा में लिखेंगे। मैंने इसका संदर्भ पहले ही बता चुका हूं, तो इसलिए यहां मैं संदर्भ नहीं लिखूंगा, केवल इस पैराग्राफ की
व्याख्या करूंगा, उसके अर्थ बताऊंगा, फिर यहां से फिर इसके अर्थ बताऊंगा। ये बीच की लाइन है जो जिसमें अंडरलाइन नहीं की गई है, इसका अर्थ आपको नहीं बताना है। यही प्रश्न आएगा और इसी तरह से आएगा, ये नहीं कि इसमें भी अंडरलाइन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए हम इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। तो चलिए अंडरलाइन पैराग्राफ की व्याख्या करते हैं। पहले पैराग्राफ देखिए कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। यह आपका पैराग्राफ अंडरलाइन। अब इसी की आपको व्याख्या करनी है। मैं आपको संदर्भ पहले ही बता चुका हूं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से ली गई है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह आपका प्रश्न संदर्भ है। अब इसके बाद इसकी व्याख्या है। व्याख्या देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र हमें पग पग माने हर कदम कदम पर सचेत करता है। विश्वास पात्र मित्र भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि ऐसा मित्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रक्षा करता है। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे कोई बड़ा संचित धन मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र औषधि यानी दवा के समान होता है। जिस प्रकार एक अच्छी औषधि लेने से वह हमें सभी रोगों से बचा कर रखती है, जिस तरह से हम एक अच्छी दवा लेते हैं तो वह दवा हमें हर रोगों से बचा कर रखती है, हर रोगों से मुक्त रखती है, ठीक उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र हमें अनेक प्रकार की बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत व सुंदर बनाता है। हमारे जीवन को उन्नत बना देता है और सुंदर बना देता है। समझिए कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। शुक्ल जी का कथन है कि विश्वास पात्र मित्र हमें पग पग पर सचेत करता है, यानी बड़ी रक्षा रहती है। सचेत करना माने रक्षा करना। फिर कहता है कि ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। कह रहा है कि विश्वास पात्र मित्र भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं। ठीक है, ऐसा मित्र मिल जाए, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। तो इसकी लाइन का क्या अर्थ है कि विश्वास पात्र मित्र भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि मित्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारी रक्षा करता है। ऐसा मित्र जो विश्वास पात्र मित्र हो, वह मित्र हमारे जीवन में प्रत्येक कदम पर वह हमें सचेत करता है, हमारी रक्षा करता है। कहता है कि उसे समझना चाहिए, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि कोई खजाना मिल गया है। यहां इसका देखिए आंसर क्या है। कहता है कि जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र मिल जाए, इसका कि समझना चाहिए खजाना मिल गया। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे कोई बड़ा संचित धन मिल गया है। ठीक है, अब यह है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि, यानी विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, दवा है। जिस तरह से हम किसी अच्छी दवा को खाते हैं तो वह हमें रोगों से मुक्त रखती है, उसी तरह से हमारे साथ अगर हमारा अच्छा मित्र है तो वह हमें हर बुराइयों से बचा कर रखता है। यही बात यहां कही जा रही है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। कहता है कि विश्वास पात्र मित्र औषधि यानी दवा के समान होता है। जिस प्रकार एक अच्छी औषधि हमें सब तरह के रोगों से बचा कर रखती है, हमें स्वस्थ रखती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमें अनेक प्रकार की बुराइयों से बचा करके हमारे जीवन को उन्नत और सुंदर बना देता है। तो ये हुई इस पैराग्राफ की पूरी व्याख्या।
अब चलिए जो नीचे की अंडरलाइन पैराग्राफ है उसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए अब आखिरी अंडरलाइन किए हुए पैराग्राफ की व्याख्या देखते हैं। आखिरी अंडरलाइन की हुई जो आपका पैराग्राफ है कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है, ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। थोड़ा सा इसका अर्थ समझिए। कह रहा है कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। जिस प्रकार से एक निपुण कुशल वैद्य डॉक्टर किसी भी रोगी की नब्ज पकड़ करके उसके रोगों का पता लगा लेता है, ठीक उसी तरह से मित्र भी अपने मित्र के हाव भाव चाल चलन को देख करके उसके अंदर छिपी हुई अच्छाइयों और बुराइयों की परख कर लेता है। और जैसे वैद्य रोगी को अच्छी दवा दे करके उसके रोगों को दूर कर देता है, ठीक उसी तरह से एक अच्छा मित्र अपने कुमार्ग पर चले हुए मित्र को अच्छी अच्छी बातों से अवगत करा के उसे सुमार्ग पर ले आता है। जिस तरह से कहता है कि आगे कि अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है, ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। जिस प्रकार से एक माता अपने कुमार्ग पर गए हुए बच्चे को बड़े स्नेह से बड़े प्यार से दुलार करके उससे अच्छे मार्ग पर ले आती है, उसी तरह से एक अच्छा मित्र भटके हुए मित्र को बड़े प्यार से समझा करके बुझा करके उसे अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में उसका फायदा नुकसान समझा करके अच्छे मार्ग पर ला देता है। तो ऐसी ही मित्रता प्रत्येक पुरुष को करनी चाहिए, जिससे कि हम कभी अगर कुमार्ग पर जाएं तो हमारा मित्र हमें सुमार्ग पर ले जाए और हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है, ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। अब इसकी व्याख्या देखिए कि सच्चा मित्र एक कुशल वैद्य की तरह होता है। जिस प्रकार एक कुशल वैद्य रोगी की नब्ज देख करके उसके रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी अपने मित्रों के हाव भाव व उसके लक्षणों को देखकर उसके गुण दोषों की परख कर लेता है। यानी जिस तरह से एक कुशल वैद्य रोगी की नब्ज देख करके सारी रोगों को पता कर लेता है, उसी तरह से एक अच्छा मित्र अपने मित्र के हाव भाव उसके चाल चलन को देख करके उसके गुण दोष की परख कर लेता है। आगे कहता है कि जिस प्रकार एक अच्छी माता अपने पुत्रों के सभी कष्टों को धैर्य के साथ सहन कर अपने पुत्र को सभी मुसीबतों से बचाती है तथा मधुर व्यवहार के साथ उसे समझा बुझाकर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, ठीक उसी प्रकार एक सच्चा मित्र अपने मित्र को बड़े धैर्य पूर्वक कुमार्ग से हटाकर यानी बुरे मार्ग से हटा करके स्नेह के साथ बड़े प्यार के साथ सुमार्ग पर यानी अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि सच्चा मित्र एक कुशल वैद्य की तरह होता है। जिस प्रकार एक कुशल वैद्य रोगी की नब्ज देखकर उसके रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी अपने मित्रों के हाव भाव व उसके लक्षणों को देखकर उसके गुण दोषों की परख कर लेता है। जिस प्रकार एक अच्छी माता अपने पुत्रों के सभी कष्टों को धैर्य के साथ सहन कर अपने पुत्र को सभी मुसीबतों से बचाती है तथा मधुर व्यवहार के साथ उसे समझा बुझाकर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है,
ठीक उसी प्रकार एक सच्चा मित्र अपने मित्र को बड़े धैर्य पूर्वक कुमार्ग से हटाकर स्नेह के साथ सुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अतः हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिसमें एक अच्छे वैद्य की सी परख तथा अच्छी माता जैसा धैर्य व कोमलता हो, तथा जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की ओर ले जाएगा। तो ये रही आपके पूरे पैराग्राफ की व्याख्या। अब इस पैराग्राफ पे आधारित प्रश्नों को हल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब इस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यह मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है, यह भी आपको अभी मैंने हल करा दिया है। अब उसके बाद प्रश्न बनता है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। तो हमें अपने मित्रों से यह आशा करनी चाहिए कि वे हमारे दोषों त्रुटियों से हमें सतर्क करेंगे, हमें सत्य और मर्यादा के भाव से पुष्ट करेंगे, सदैव कुमार्ग के प्रति हमें सचेत करेंगे। यानी कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि हमें दोषों से, रोगों से, त्रुटियों से दूर रखेंगे और हमें सत्य और मर्यादा के भाव से हमेशा पुष्ट करेंगे और सदैव अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे तथा बुरे मार्ग पर चलने से हमें रोकेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि क्यों कहा जाता है। विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि क्यों कहा जाता है। तो विश्वास पात्र को जीवन की औषधि इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार औषधि बीमारियों से रक्षा करती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र भी हमें बुराइयों से बचाता है। इसीलिए विश्वास पात्र को जीवन की औषधि कहा गया है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि विश्वास पात्र को जीवन की औषधि क्यों कहा गया है। तो विश्वास पात्र को जीवन की औषधि इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार औषधि हमें जीवन प्रदान करती है, हमें रोगों से मुक्त करती है, हमें रोगों से बचाती है, उसी तरह से विश्वास पात्र हमें सदैव बुराइयों से बचाता है और अच्छाइयों की तरफ चलने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न देखिए कि लेखक ने अच्छे मित्र के क्या कर्तव्य बताए हैं। लेखक ने अच्छे मित्र के क्या कर्तव्य बताए हैं। तो लेखक ने अच्छे मित्र का कर्तव्य क्या बताया है वो सुन लीजिए कि एक सच्चा मित्र उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हमारी मदद करता है, कुमार्ग पर चलने से हमें रोकता है और हमें सदैव उत्साहित करता है। यानी लेखक ने एक सच्चे मित्र का क्या कर्तव्य बताया है कि एक सच्चा मित्र हमें कुमार्ग पर चलने से रोकता है, हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने की ओर प्रेरित करता है तथा हमें सदैव उत्साहित करता है। यह एक अच्छे मित्र की पहचान होती है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते थे वह मैंने आप लोगों को बताया। आशा है कि आप लोग इसे पढ़ करके काफी लाभ उठाएंगे। यह प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा, इसलिए सभी बच्चे इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक याद करेंगे और समझ के जाएंगे, क्योंकि 24 तारीख की जो परीक्षा होगी यह प्रश्न जरूर आएगा। तो ये दोनों व्याख्याओं में से एक व्याख्या निश्चित आएगी, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखित पाठ मित्रता है, मैंने दोनों व्याख्या आप लोगों को कराई। यह दोनों व्याख्या में से एक व्याख्या जरूर आएगी, इसलिए सभी बच्चे इन दोनों व्याख्या को बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करके परीक्षा में जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।